जी तो जी हम कह रहे हैं हवा में लेकिन वो कहते हैं ना कि हम दिखाएं कुछ और करें कुछ। देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो ऐलानियां होती हैं और कुछ जो चीजें होती हैं वो चुपचाप होती हैं। हमने इस देश के अंदर देखा वक्फ बोर्ड को किस तरह से चुनाव समाप्त जब हो गए थे 2014 के अंदर, और आचार संहिता लगने से पहले बिल्कुल जैसे कुछ घंटे पहले कितनी प्रॉपर्टीज दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर 123 पॉश एरिया की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई थी। क्या आपको लगता नहीं है कि एक्सरे तो कराएंगे, चलिए बहुत सुंदर बात है, एक्सरे कराएंगे, किसके पास ज्यादा संपत्ति है पता लगेगा। अब पता लगा जी गुप्ता जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सपोज शर्मा जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सोनकर साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, यादव साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, पता लग गया। लेकिन देंगे किसको फिर? देंगे किसको वो संपत्ति? पॉइंट तो ये है, क्या बैकडोर से जो हमेशा होता है क्या वो होगा ना? बिल्कुल नहीं होता है, गलत बात। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स इस देश में रही है, समाजवाद रहा है, 1991 तक रहा है। और जब प्राइवेटाइजेशन सेकुलरिज्म भी रहा है जिसमें बाबर वाज मोस्ट सेकुलर। प्लीज लेट मी स्पीक सर, लेट मी कंप्लीट। तो यही सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया, समाजवाद की वकालत करी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कही, लेफ्ट मुखालिफत कर रहा था, ये भी कर रहे थे। आज इन्होंने बेच दिया स्वदेशी जागरण मंच, भाड़ में गए गोवलकर। अब ये आ गए 100% एफडीआई। आज कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं। कॉर्पोरेट की सरकार है, आप चर्चा को इधर उधर लेके जा रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या 2014 में 2014 में नहीं, ये सामान्य सवाल नहीं है, ये सामान्य सवाल नहीं है, ये फैक्चुअल है। इसलिए मैं कहता हूं कि चलिए एक्सरे करा लिया आपने, मैंने नाम भी लिया, गुप्ता, शर्मा, यादव, सोनकर, सबका एक्सरे करा लिया। भाई किसी के पास 50,000 निकले, किसी के पास 1 लाख निकले, किसी के पास 25 लाख निकले, लेकिन दिया किसको जाएगा? फिर सवाल तो ये खड़ा होगा, जैसे 2014 के अंदर वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे दी थी 123, और 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, नहीं तो एक्ट ऐसा आ रहा था, नहीं तो इस देश में एक एक्ट ऐसा आ रहा था ऐसा कुछ जिसमें वक्फ अगर क्लेम कर ले कि ये संपत्ति मेरी है, प्रूफ दूसरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये नैरेटिव गलत है। नैरेटिव नहीं, सच है जी, ये बात कर रहे हैं, सच है जी, ये सब ये बात कर रहे हैं। ना ये जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं वो ये तो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं। विवेक, डोंट टेल मी, ठीक है विवेक जी, सुधांशु I त्रिवेदी, have immense respect for you. विवेक श्रीवास्तव on screen, no one else. सुधांशु, 1 second. विवेक जी, I have immense respect for you. 1 second, 1 second. विवेक जी, I have immense respect. जी सर, जी। लेकिन आप कह रहे हो कि नैरेटिव गलत है। ये नैरेटिव की बात ही नहीं है, ये हो चुका है इस देश के अंदर। आज से 10 साल पहले ये हो चुका है। और मैं 123 प्रॉपर्टी के जगह बताने को भी तैयार हूं, अगर आप मुझे बोले कि किस किस जगह प्रॉपर्टी दी। बिल्कुल ठीक, 123 प्रॉपर्टी दी थी ना, मैं आपकी नहीं दी थी? हाँ, सुन लीजिए और अब सुन लीजिए आप। अमीश देवगन अगर बोल रहे हैं तो मैं अमीश देवगन की रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपने उनके तथ्य कभी गलत नहीं होते, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे अगर होता है तो सुधांशु त्रिवेदी ये बोले ना, बहुत अच्छी बात है, होने दो इकोनॉमिक सर्वे, हम भी कराएंगे इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन हम उसका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बोला इस बात को। ये इकोनॉमिक सर्वे के खिलाफ क्यों है? किसके पास कितना पैसा दबा है, किसकी कितनी जमीनें हैं, कौन टैक्स देता है, कौन नहीं देता, इसके सर्वे से बीजेपी को समझ क्या है? आप भी करवाइए। आपकी एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला था 2014 से पहले ये राष्ट्र आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था, ये आपने बात बोली थी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस वंचित अल्पसंख्यकों और गरीबों की बात भी कर रही है, तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को क्यों देख रही है इसके अंदर? ए भाई विवेक जी, ऐसा तेज बोलने लगते, हमने तो सर्वे कराया भाई। जब हम पूछ रहे हैं कि बताओ ये बड़े बड़े नेताओं का पैसा कहां दबा हुआ है, तो बिलबिलाने लगे। तब तो ये कहने लगे कि ओहो हमारे खिलाफ ये हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। ये बताइए, जो वंचितों पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं वही सबसे ज्यादा करोड़पति नेता बने हैं कि नहीं? बताइए 10-10 साल के अंदर जवाब दीजिएगा। भाग के मत जाइएगा। आप सोशलिस्ट मॉडल की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का एक नेता था गायत्री प्रजापति, जो पहली बार विधायक बना तो उसने लिखा वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति दर्ज की। और अगर उनसे पूछताछ कर ली जाए तो साहब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही तो हम बताना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत पूरी पार्टियों में कब्जा कर रखी है, अपने परिवार में सारी की सारी संपत्ति लीगल और इलीगल तरीके से कब्जा कर रखी है, वो अब एक आम आदमी की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। और तो होने दीजिए सर्वे, जो मुस्लिम वाली बात है वक्फ बोर्ड में नहीं। अरे सर, अरे भाई आपसे बात, विवेक आप तो कहिए जो ईडी कर रही है वो सही है,
सुनिए अपने टर्न पे। देखिए विवेक श्रीवास्तव, आवेश कह रहा हूं, आप मेरे साथ खड़े होइए ना, कर रही है ना, आप भी कराइए। जो कोर्ट कह रहा हूं सही कर रहा है ना सबके। अरे भाई मैं कहता रहा हूं तब तो कोर्ट सही कर रहा है ना। आप तो सही कर रहा है ना, बोलिए हाँ सही कर रहा है। नहीं बोलिए हाँ सही कर रहा है। आपने तो कोर्ट में अपील किया नेताओं के लिए आपने ये तो- अपनी आपने जेब तो में कोर्ट भरे में हुए अपील करी हजारों है करोड़ कि के टू लिए जी स्कैम नहीं में बोलेंगे जो उसके निर्णय और थे, उसका चिल्लाना शुरू समेत किया करेंगे। जाए। अरे भाई आप तो क्या तरीका, फिर टू आदमी जी चिल्लाने स्कैम लगता में है, आपने यही जो प्रॉब्लम अपील हो करी है जाती है, सुधांशु डिफेंस भाई, करने लगता है। बोलिए सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ देन अजीज खान। देखिए मैं बताना चाहता हूं, अगर असलियत में संपत्ति जिन लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक बन के ट्रस्टों में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर गांधी परिवार था तो वो 2013 में जिस मुकदमा हुआ था वो हमारी सरकार नहीं थी, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में जिसमें वो मुचलके के ऊपर है। तो सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। तो 2011 में कड़िमोजी और ए राजा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं, तो सब कोर्ट से गए थे, सरकार से नहीं गए थे। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। मैं बहुत लंबा बता चुका हूं, 2009 में मधु कोड़ा, 2007 और 8 में मुलायम सिंह और मायावती के ऊपर केस, और 2006 में शिबू सोरेन, 2000 में करुणानिधि, 1997 में लालू प्रसाद यादव, 1996 में जयललिता, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। अरे भैया बहुत संपत्तियां इकट्ठा की हुई हैं, और हैसियत हो तो बोल के जाए गांधी बधाई देनी चाहिए हमको कि और हमारी सुनिए, इंडस्ट्री को। स्विट्जरलैंड की मैगजीन श्वाइजर्स इलस्ट्रेटर आपकी तरह थोड़ी ना है कि 10 साल में बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई। राजीव गांधी का स्विट्जरलैंड में अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक था, वो बता के जाए है या नहीं है, बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपकी नजर सुधांशु, अगर स्विस अकाउंट था तो सरकार तो आप ही की है, पिछले 10 साल से तो आप जांच करा लेते। लेकिन मुझे डॉक्टर अजीज खान को लेना पड़ेगा। एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। अजीज खान साहब, क्या आपको लगता है ये पूरा राजनीतिक खेल है या फिर ये खेल तुष्टीकरण का है, अल्पसंख्यकवाद का है? देखिए अमीश भाई, 20 करोड़ मुसलमानों के नाम से 120 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को किस कदर डराने की कोशिश की जा रही है, कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कैसे गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे देश के अगुवा हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं साहब, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने, मंगलसूत्र, क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं किया। वो आज अपने मुद्दों से भटक गए, बड़ी बड़ी दावे करते रहे, गारंटी दे रहे थे, मोदी की गारंटी 400 पार। कहां गया 400 पार? सबकी हवा निकल गई, 400 पार खत्म, मोदी की गारंटी खत्म, अब मुसलमान पे चुनाव होगा। अरे भाई मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं आप? इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर इस पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि सैम पित्रोदा वो अपना कह रहे हैं, उनका एक निजी बयान है, लेकिन ऑफिशियल बयान को देखें कि जयंत सिन्हा जो इनके वित्त राज्य मंत्री 2017 में उन्होंने ऑफिशियली कहा कि हमारी सरकार 2014 में ही लागू करना चाह रही थी, 2018 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने तारीफ की, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज एक शख्स एक स्टेटमेंट दे रहा है, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है, वो अपना उसका निजी बयान है, उस पर इतना चर्चा। आज चर्चा होनी चाहिए कि देश के आर्थिक हालात पे। आप कह रहे साहब मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, क्या मैनिफेस्टो में है? मैनिफेस्टो में है कि अगर जातीय जनगणना कराया जाए, जो आर्थिक सामाजिक तौर पे कमजोर है उसको सरकार मदद करे। किसी भी लाइन से दोषी नहीं है ये, जिसे कहते हैं ना सैम पित्रोदा जबरदस्ती आप पे तो आके चिपक गए हैं, मतलब आपका तो कोई लेना देना नहीं है सैम पित्रोदा के साथ। अरे सर सुन तो लेना देना है, अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आदमी निजी राय रख सकता है, लेकिन वो निजी राय कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का वो मैनिफेस्टो नहीं है, वो विचारधारा नहीं हो सकती है। क्या कहता लोग है कहते हैं इनके भी तमाम नेता। कब जारी हुआ सर? इंडिया का मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था सर? 10 सेकंड सर, प्लीज 10 सेकंड बताइए, 10 सेकंड या 20 सेकंड में बताइए। अरे सर सुन तो लें आप सर एक बात समझे, इंडिया का मैनिफेस्टो कब आया था? पहले लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े, ज्योति वर्धा ने कहा साहब कि हम संविधान बदल देंगे। क्या इनका ऑफिशियल स्टैंड है ये? उनका अपना, अब ये कहेंगे निजी बयान है। अब सवाल इस बात का है कि जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ये अपने नेताओं इंडिया, ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब आया?
ठीक है, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब आया? आपने बोला ये इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब रिलीज किया था? आपने तारीख बताइए, या कब करने वाले हैं? अरे सुनिए ना मेरी बात, हाँ, सुन रहा हूं मैं। तो ले। अब मैं एक मिनट ये बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान कहां आया? उसमें आप दिखाइए, अपने चैनल पे चलाइए कि मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुसलमानों में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर, कहां आया? जरा दिखाइए, लाइन में चलाइए। जिस तरह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, दुखद है। ये नैरेटिव सेट हो रहा है, एनडीए नैरेटिव सेट कर रहा है, इस तरीके का सत्यप्रकाश मिश्रा वाकई में दुखद है। कह रहे हो 400 तो हिंदू और मुसलमान के अलावा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अजीज भाई, डॉक्टर अजीज खान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप। ओके, अमीश देवगन जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश में पहली बार अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यकवाद को जन्म दे रहा है। कैसे? उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसने कहा है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो यह कहकर कांग्रेस इस देश में दहशत की राजनीति किसके साथ करना चाह रही है और किसको अल्पसंख्यक वो बताते आ रही है इतिहास में, यह सबको पता है। कांग्रेस एक खास वर्ग को ही इस देश में अल्पसंख्यक मानती है, ये बात सब जानते हैं। एक खास वर्ग पर ही कहती है कि इसी का संपत्ति का अधिकार है। एनडीए को उस वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस पर यकीन है एनडीए का। एनडीए देश में हाशिए पे पड़े, अभी सुधांशु जी ने कहा कि कितने करोड़ लोगों को किन किन योजनाओं में लाभ मिला और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से वापस नहीं गए। ये वो कांग्रेस थी जो 10 रुपए में कहती थी खाना मिल जाता है देश में। यूपीए की सरकार थी, उनको भी गरीब नहीं बताती थी ये। और आज गरीबों की चिंता और संपत्ति गाढ़ी कमाई लूटकर, मतलब कांग्रेस आखिर क्या डराना चाहती इस देश में? कौन सा आर्थिक सर्वे कराना चाहती है और किसकी संपत्ति हड़पना चाहती है? कांग्रेस लड़ किससे रही है, इस बात को भी देखना होगा। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के क्षेत्रीय पार्टियों से ही लड़ रही है। वेस्ट बंगाल से लेकर के केरल तक में कांग्रेस के खिलाफ वहां के नेता क्या टिप्पणी कर रहे हैं। एक पीवी अनवर है, यहां बैठे ना लेफ्ट के नेता, यहां तो कांग्रेस को बचा रहे हैं। और जैसे वायनाड पहुंचिएगा केरल में, लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के डीएनए का जांच करने की मांग कर चुके हैं। एमएम हसन ने क्या बयान दिया है कांग्रेस के वहां नेता ने, ये सबको पता है। तो वास्तविक में राहुल गांधी अपनी जमीन को बचाने के लिए अपने ही इंडिया ब्लॉक के कुछ घटक दल से, समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से, लेफ्ट के नेताओं से भिड़ रहे हैं कि वायनाड जीती जा सके। दिक्कत क्या है, वो वायनाड हार सकते हैं। 40 सीट से नीचे कांग्रेस जा सकती है, 3 दर्जन सीटों पर सिमट सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में 2004 से 14 तक इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी के साथ अन्याय किया है, उनको हक नहीं दिया। आज मनरेगा पे बात आ रही है। आप समझिए 55 साल जिसकी शासन व्यवस्था रही हो इस देश में, उस देश का मजदूर मनरेगा पे जिंदा रहने के लिए किसने विवश किया? आधी रोटी खा करके इस देश में सोने के लिए किसने विवश किया? आज उसकी संपत्ति छीनना चाहते हैं आप। गाढ़ी कमाई लूटने का अधिकार ये एनडीए नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। रही बात आर्थिक सर्वेक्षण की, एनडीए ने सर्वेक्षण किया, उसको पता था, तभी जाके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तभी 80 करोड़ को राशन देने की व्यवस्था की, तभी 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। आप रोजगार पे भी पिछड़े हैं। तो क्या जॉर्ज कुरियन ये नहीं करने। एक पॉइंट और है, जी क्विकली ये ओवरसीज, ये बोल रहे ना व्यक्तिगत है, ये ओवरसीज, कांग्रेस का एक ओवरसीज प्रकोष्ठ है, उसका एक व्यक्ति कह रहा है कि उनके चेयरमैन है वो। हाँ, चेयरमैन है, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, उनकी राय है। ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। क्यों? ये ओवरसीज वाले लोग कांग्रेस की बची खुची सीट को सीज करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, आपने कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतारा। सैम पित्रोदा कांग्रेस की सोच है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता कांग्रेस में। ठीक है, ओके। इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे, राजीव गांधी के सलाहकार रहे और मनमोहन सिंह के खास सलाहकार रहे वो। इसलिए ये कहना कांग्रेस झटके दे रही है कि उनके निजी विचार है, ऐसा नहीं है। बची खुची सीटों पे वो कांग्रेस का वोट बैंक सीज करा देगी। जॉर्ज कुरियन, तो क्या 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है उस पर भी पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? जो 80 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी राशन दे रहे हैं। अमीश जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान है उनका। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये कहीं भी नहीं कहा है कि
हम जो है विरासत कर को लागू करेंगे। तो जहां तक सैम पेत्रोदा का सवाल है, जरूर वो हमारे विदेश के अध्यक्ष होंगे, ओवरसीज प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका इससे ना तो उनको ना तो बर्खास्त मैनिफेस्टो कीजिए से ना, कोई लेना देना उनको है। बर्खास्त ना करिए। उनका- विपक्ष की उनका मांग है ये कि ऐसे व्यक्तिगत- व्यक्ति को आप अपनी पार्टी से सर जी, बर्खास्त सर करिए। जी, जो देश थोड़ा में, शांत हो इस जाइए। देश में हिंदू सर जी, थोड़ा अनडिवाइडेड शांत हो फैमिली को भी जाइए। टैक्स नहीं लगता है। इस देश की संस्कृति को आपने- बहाल रखने के लिए आपने- उनको टैक्स कम देना पड़ता है। आज उनके मरने पर कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश जी, 55% थोड़ा वसूल शांत हो लेंगे। जाइए। आप सैम मुझे पित्रोदा को बोलने डिजोन दीजिए। मत करिए, उसको पार्टी से बाहर